आगे चले तो लास्ट क्लास हम लोगों ने आई थिंक मोलैरिटी के एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टोइकियोमेट्री। बट उससे पहले हमेशा की तरह फ्लैश नोट नंबर 6 तो हो गया था, 7th है। चलिए भाई, फ्लैश नोट नंबर 7। हाँ अभिषेक, आज वाला सेशन कल होगा, मतलब क्वेश्चन नए मिल जाएंगे आपको, फिर कल करेंगे उनको डिस्कस। देखो मैं आपको मिलवाता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑक्सी एसिड्स होते हैं सल्फर के। देखो सल्फर के दो तो मेन एसिड होते हैं, एक होता है H2, ये तो ज्यादा ही पोतला होता है भाई, एक तो कौन गया, H2SO4, और एक होता है H2SO3। ठीक है, अगर आप H2SO4 को देखो तो यहाँ पर, खैर आप सीखोगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है +6 और यहाँ पर है +4। तो ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो किसी भी एसिड का जब हम नाम लिखते हैं, अगर आपका जो एलिमेंट है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके नाम के आगे हम सफिक्स लगाते हैं इक। अगर आपका जो सेंट्रल एटम है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको नाम देते हैं अस। मतलब प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, सॉरी सफिक्स क्या लगाते हैं, अस। इसमें आपको बताऊं, यहां पर सल्फर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? और यहां क्योंकि हायर ऑक्सीजन स्टेट में, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, सल्फ। क्योंकि सल्फर का एसिड है, एक प्रीफिक्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से आपके पास ये दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक सल्फ्यूरस एसिड होता है और एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखो तो ये H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक एसिड है, नाम अगर लिखें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो सल्फर यहां पर 6 बॉन्ड बनाता है। आओ इस तरह से, कहां गए थे? हाँ, क्यों ऑनलाइन? इसलिए कि आप यहां से चले जाओ, तबीयत खराब हो गई होगी ना, तो फिर हुई वॉमिटिंग? क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए थी। तो नींद टाइप आता है तो नींद आती है, भूख टाइप लगता है तो भूख आती है, तो जब वॉमिटिंग टाइप तो वॉमिटिंग आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो होना चाहिए ना। है? सुबह तो मैंने देखा था आपको बैठे हुए थे यहाँ पे, आप मेरी क्लास होती है भाग लिया आप लोग। हैं? सुबह होता है, कुछ खा के नहीं आते हो सुबह, खा के आया करो, इसलिए होता है। पेट जब खाली होता है ना तो ऐसा सेंसेशन फील होता है, लेकिन सुबह की क्लास में खा करो। हाँ भाई देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस तरह से दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और दो OH ग्रुप जुड़ते हैं। अब आप देखो, अगर आप किसी एक एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर दो, आपको उसका अस एसिड मिल जाएगा, यानी आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये H2SO4 है, इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, H2SO3। समझ में आ रहा है? तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो एक ऑक्सीजन कम कर दो तो दो OH एज इट इज चिपकाओ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और दो इलेक्ट्रॉन सल्फर के फ्री बच जाते हैं, जिन्हें हम लोग लोन पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। बट अभी जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है,
अगर आपके पास किसी एलिमेंट का कोई एक एसिड है, उस एक एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो तो उसके पर लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? इसका नाम बन जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा इसका नाम? बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2SO5। इसका एक और नाम होता है, किसी को पता है? वोलियम। हाँ भाई दिव्यांश, अभी तो मैं सेंड कर दूंगा, बाकी आपको सारे कंबाइंड नोट्स लास्ट में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ मैं 5 6 7 तीनों को भेज दूंगा। मार्क्स, मार्शल एसिड, नहीं नहीं पता। चलिए तो ध्यान रखें, इसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ कैरोज एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? देखो ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर है H2SO4 की तरह, लेकिन यहां पर एक परऑक्सी लिंकेज आता है। जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो उस लिंकेज को हम कौन सा लिंकेज बोलते हैं? तो ये जो लिंकेज है इसे हम लोग पर ऑक्सी लिंकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आज का फ्लैश नोट है। इसका अगला पार्ट आगे यहां से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक और एसिड बनता है जो इसी से आप बना सकते हो, बट वो हम नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट आपके पास है कैरोज एसिड H2SO5। इसके अंदर एक लिंकेज प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कौन सा लिंकेज बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज। आगे चल के जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा वहां पर ही आएंगे, और वहां पर हम इनको बनाने की ट्रिक भी सीखेंगे जो आगे चल के कवर अप करेंगे। कॉपी कर लो, ये कर लेना कॉपी तो आप लोग। डन, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और स्टार्ट करें अपने टॉपिक के साथ। इसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, स्ट्राइकियोमेट्री, जो जो आप लिखना चाहें। स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टोइकियोमेट्री को नॉर्मल बोलना चाहो तो उसे आप एक रिएक्शन की शक्ल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक रिएक्शन की। तो किसी की शक्ल देखकर आप क्या क्या बता सकते हो? ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक इंसान की शक्ल है तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, पता होगा उसकी 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, 1 नाक होगी, 32 दांत होंगे। 32 नहीं होंगे, 33 भी हो सकते हैं। 33 होते हैं? कितने दांत होते हैं इंसान के? 32 होते हैं। 32 से कम नहीं होते? सबके 32 होते हैं क्या? किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, है ना। 32 सबके एग्जैक्टली तो नहीं होते होंगे। खैर, तो एक रिएक्शन की भी ऐसी एक शक्ल होती है। उस रिएक्शन की शक्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्री में बेसिकली हम ये पता करते हैं कि कितना रिएक्टेंट लेने से कितना प्रोडक्ट बनेगा, या कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट की जरूरत आपको पड़ती है। सब चीजें हम लोग कहां पर पढ़ते हैं? स्टोइकियोमेट्री। तो देखें, जैसे मेरे पास ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। चलो आज रिएक्शन बदलते हैं। 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखो, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर एरो के लेफ्ट साइड में जो वो सब रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 4 5 4 6, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये 4, ये 5, ये 4, ये 6, ये सब के सब क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मैं आपको बता दूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दीज आर जस्ट नंबर्स and are
यूनिटलेस। ये सिर्फ नंबर है 4, 5, 4, 6, इनकी किसी तरह की कोई यूनिट नहीं होती, इनकी किसी तरह की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है जी। अब इनकी तो कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन हम इनसे मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है। सो these stoichiometric coefficients may represent moles for solid, liquid और गैस। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ये लिक्विड और गैसेस के लिए किसकी तरह काम कर सकते हैं? मोल्स की तरह। ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप अगर ये रिएक्शन लिख रहे हो 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2। अभी देखो मैंने इनकी फिजिकल स्टेट साथ में नहीं लिखी है, हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। पर जब हम मोल्स में डील कर रहे हैं तो हमें फिजिकल स्टेट की कोई चिंता नहीं होती है। मैं आपसे कहूं इस रिएक्शन को देखकर, इस रिएक्शन की शक्ल अगर मैं देखूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है ये लिखने के लिए कि इस रिएक्शन के हिसाब से जब जब आप 4 मोल NH3 काम में लोगे, क्या काम में लोगे? उस 4 मोल NH3 से पूरा पूरा रिएक्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे? 5। 4 मोल NH3 जब काम में आएगी इस रिएक्शन में, तो उससे पूरा रिएक्ट करने के लिए O2 कितने काम में आएगी? 5 मोल। और जब इसके 4 मोल और इसके 5 मोल पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे तो आपको NO कितना मिलेगा? 4 मोल। और बताओ उससे वाटर कितना मिलेगा? 6। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो हम किसी भी रिएक्शन के अंदर इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मोल्स की तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं? मोल्स। ओके जी। हाँ, अगर आपके पास गैसियस रिएक्शंस हैं, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स गैसेस हैं, तो फिर आप समझें कि बताओ पीवी इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है ना। पीवी इक्वल टू क्या होता है? ठीक है। तो पीवी इक्वल टू nRT को अगर हम फॉलो करें तो देखो इसमें भी 2 कंडीशंस लग सकती हैं। कंडीशंस क्या हैं? एक कंडीशन तो है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बताओ आर भी क्या है? एक कांस्टेंट। हम बोलते हैं कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? मोल्स। किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? मोल्स। वहीं अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बात करो, जब आपने V और T को कांस्टेंट कर दिया है, तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? मोल्स। इन सबको रटना नहीं है, चिंता ना करें, देखे पढ़े और जाने दें, अभी हम धीरे धीरे यूज करेंगे। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसेस हैं तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम्स में डील कर सकते। ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? अगर मोल्स 2 गुने हो गए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। अगर मोल्स 10% बढ़ गए तो बताओ वॉल्यूम भी 10% क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है, यानी जैसे जैसे मोल्स बदलेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। आप देखो अगर मेरे पास रिएक्शन है ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, तो मैं इस रिएक्शन की शक्ल देखकर यहां पर लिख सकता हूं कि जब जब इस रिएक्शन में एक वॉल्यूम N2 काम में आएगा, क्या काम में आएगा? एक वॉल्यूम N2, बताओ हाइड्रोजन कितना काम में आएगा? 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन काम में आएगा। और बताओ उससे अमोनिया कितना बनेगा?
2 वॉल्यूम, ये फिक्स है। आपको ये लिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत, अगर आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है तो आप बिंदास ये चीज लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां पर 50 ml N2 यूज की। वॉल्यूम का मतलब क्या है? लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, आप जो लिखना चाहो सब आता है। अगर मैंने यहां पर 50 ml नाइट्रोजन यूज की है तो बताओ हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी? एक के लिए 3 चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। एक पेन 3 रुपए का तो 5 पेन कितने के? 15 रुपए। सेम चीज है, एक वॉल्यूम को 3 वॉल्यूम चाहिए तो 50 ml को कितना चाहिए होगा? 3 into 50, दैट इज 150 ml। सही है। यहां देखो एक वॉल्यूम से ये कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम, तो बताओ 50 वॉल्यूम से कितना बनेगा? 100। आप गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए डायरेक्टली किसमें डील कर सकते हो? वॉल्यूम में। आपको उन्हें मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री तो आप हमेशा मोल में ही डील करोगे। हाँ, अगर ये गैस है और ये लिक्विड है फिर आप वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेट नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा आगे। सिमिलरली सेम रिएक्शन देखो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है। अब मैं आपसे बोल सकता हूं कि मान लो मैंने नाइट्रोजन का प्रेशर लिया 5 atm। कितना लिया? तो एक डब्बा है जिसमें नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? 5 atm है। बताओ, एक सिंपल सी बात, एक डब्बा है उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? इसका तो डब्बे में नाइट्रोजन है 5 atm। क्या बता रहा है? उसके अमाउंट को दिखा रहा है कि उसमें इतनी नाइट्रोजन है जो 5 atm का प्रेशर लगा रही होगी। अब मैं उसमें कितनी हाइड्रोजन ऐड करूं कि थोड़ी देर के बाद सारी नाइट्रोजन खत्म हो जाए? भैया एक के लिए कितनी चाहिए? 3। बताओ 5 के लिए मुझे हाइड्रोजन का प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 15 atm। समझ में आ रहा है? और बताओ उससे अमोनिया कितनी बन जाएगी? 10 atm। आराम से लिखना देखो कि आप खुद इस चीज को लिख सकते हो। ये लिख सकते हो तो स्टोइकियोमेट्री आ गई है। ये लिखना आना चाहिए और यूनिटरी मेथड निकालना आना चाहिए। यूनिटरी मेथड कि भैया 500 रुपए के 10 पेन आते हैं। कितने के? 500 रुपए में 10 पेन आते हैं। बताओ 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? 750। कैसे निकाला भाई? देखो 10 पेन ये रहे तो मैं एक पेन की कीमत निकाल लेता हूं। एक पेन आएगा 50 रुपए का, 500 बाय 10। 10 पेन 500 के, एक पेन 500 बाय 10, 50 रुपए का। बताओ 15 पेन कितने के आएंगे? 50 इंटू 15 यानी 750। कर सकते हैं? करवाओ भैया, पैसे की भाषा सब समझते हैं। ठीक है ना? तो सेम चीज आपको केमिस्ट्री में यूज करनी है। केमिस्ट्री में सेम फंडा है। ठीक है। जैसे मैं आपसे अभी यूज करेंगे, हम यहां भी यूज किया। एक मोल के लिए कितना बनता है? 2 मोल। 5 के लिए कितना बन जाएगा? 10। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। बोलो यहां तक समझ में आता है क्या? क्या चीज? ये? हाँ, ठीक है। अभी चलो और थोड़ा खेलते हैं यहाँ पर। अभी जैसे सपोज मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि मेरे पास रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस, और इन दोनों के रिएक्शन से मुझे मिल रहा है 2NO लिक्विड। क्या मिल रहा है? 2NO लिक्विड। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 100 ml N2 लिया है। कितना लिया है? बताओ 100 ml N2 के से रिएक्ट करने के लिए O2 कितनी चाहिए होगी? 100 ml। एक के लिए कितनी चाहिए? एक। बताओ 100 के लिए कितनी चाहिए होगी? 100 ml। और बताओ इससे NO कितना बनेगा? 200 ml। अब जैसे आपने लिखा आपका गेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लिक्विड। वॉल्यूम से वॉल्यूम हम सिर्फ किसका रिलेट कर सकते हैं? गैस का। वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सही है। कांट से इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि गैस के 100 ml से वॉल्यूम का कितना बनेगा, ये हम नहीं बता सकते।
तो इस चीज का आप ध्यान रखें, वॉल्यूम से वॉल्यूम या प्रेशर से प्रेशर हम सिर्फ किसका रिलेट कर सकते हैं? गैस। कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग बोलेंगे अच्छे सर ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड गिव सी लिक्विड। मान लो इसका मैंने 20 ml लिया, तो बताओ बी का कितना चाहिए होगा? मैं बोलूंगा आई डोंट नो। सी का कितना चाहिए बनेगा? आई डोंट नो। वॉल्यूम से वॉल्यूम हम लिक्विड से लिक्विड का भी रिलेट नहीं कर सकते, सॉलिड का सॉलिड से भी नहीं कर सकते, लिक्विड का सॉलिड से, गैस का सॉलिड से नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसका किससे रिलेट कर सकते हैं? गैस का गैस से। बोलो इतनी कहानी समझ में आती है? ठीक है जी। मोल्स यू आर फ्री, किसी के किसी से भी रिलेट कर दो, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर सिर्फ गैस का गैस से रिलेट। अब ये अगर हमको आ गया, चलिए लिखें क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी moles of NH3 will be formed from 12 gram NO according to following reaction. Reaction is simple. एक उल्टा लिख दिया। हाँ ठीक है, उल्टा कर ऐसे लिख। वन अपॉन 1.6 मोल्स। इसको क्या होगा यार मेरे पास? एक से, चलिए हो गया ना? क्या आंसर आया? 0.4 है ना? तो देखो सिंपल है, यहां पर आपको NO का मास दिया है तो डिवाइड बाय इसका मोलर मास। पहले तो आप इसके मोल्स निकाल लो, तो आपके पास 0.4 मोल NO है। अब आप रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन की अगर हम शक्ल देखें तो रिएक्शन की शक्ल बता रही है, अब जो दिया है और जो पूछा उनको रिलेट कर लो, तो साफ साफ दिख रहा है कि जब आपके पास 4 मोल NO होगा, बताओ उससे अमोनिया भी कितना बनेगा? 4। तो भैया देखो 4 से 4 बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल बराबर बन रहा है। तो जब आपके पास इसका 0.4 मोल है, उससे ये भी कितना बन जाएगा? 0.4। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। एक बार आपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी, तो उस रिएक्शन को देखकर आपको ये चीजें लिखनी जरूर आनी चाहिए। सही है? कोई डाउट किसी को? चलिए इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। लिख लो आराम से, इसे लिख लेना बाद में, आप लोग तो रफ में लिख लो। हो गया? करें शुरू? चलिए पहला क्वेश्चन। इको हो रहा है, एक सेकंड। अभी देखो, अभी भी इको हो रहा है क्या? देखो चेक करो।
अभी ठीक है अंजलि? आप लोग ट्राई करो एक बार एक क्वेश्चन। अरे वो कहाँ पर है? विजय भी और कहाँ है? अरे बुलाना, इको आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं शायद। अभी ठीक है ना? आवाज सबको आ रही है ना? 132। एक बार वहां चेक कर लेना, आवाज आ रही ना तो। मैंने बंद कर दिया, डबल माइक ऑन थे शायद। अभिषेक, अंजलि, दिव्यांश, ऋतुजा, एक बार बता दो इको आ रहा है क्या? ये ठीक है सब? नहीं आ रहा ना अब? ठीक है। यहाँ दो ऑन थे इसलिए। हाँ भाई चलें देखें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जब आप CaCO3 सॉलिड को हीट करते हो तो हीट करने पर आपको क्या मिलता है? अभी तो कर दिया मैंने ठीक। ये दोनों ऑन थे, यहाँ दो सोर्स ऑन थे, माइक और वो दोनों ऑन थे इसलिए। तो आपको क्या मिलेगा? CaO सॉलिड, और कम कर दिया आवाज तो इसको, प्लस CO2 गैस। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? अब इससे दिख रहा है 300 ग्राम CaCO3 है, तो देखो इसका मोलर मास आप निकालोगे तो कितना आता है? 100। तो जैसे आप इसको डिवाइड बाय 100 करोगे आपको 3 मोल CaCO3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो साफ साफ दिख रहा है रिएक्शन की शक्ल से कि 1 मोल से हमें कितना मिलेगा? 1 मोल। तो बताओ 3 मोल से कितना मिल जाएगा? 3 मोल। तो आपके पास 3 मोल CO2 है और उसका मास निकालने के लिए इंटू 44 करेंगे, आंसर आ जाएगा 132 ग्राम। देखो ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं मोल मोल रिलेशन। क्या बोलते हैं? आप यहां पर इसके मोल से मोल को रिलेट कर रहे हो। जो दूसरा तरीका होता है इसी के अंदर, उसे हम बोल सकते हैं मास मास रिलेशन। क्या बोलते हैं? मास मास रिलेशन। तो देखो मास मास रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, नाम से तो लग रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? मास से मास को रिलेट करेंगे। तो आप सेम रिएक्शन दोबारा लिखो। देखो पर्पस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, पर्पस कुछ चीजों को सीखना है जो हम आने वाले किसी भी क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप यहां पर इन तीनों का मास निकालो, यानी इसका मोलर मास निकालो। तो देखो CaCO3 यहां पर कितना आएगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 है, उससे ये कितना बन रहा है? 56 ग्राम। और बताओ CO2 कितना है? 44। ये फिक्स है। ये लिखने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस रिएक्शन की जरूरत है। अगर ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है तो ये फिक्स है कि यहाँ इसका 100 ग्राम इसके 56 ग्राम बनाएगा, इसके 44 ग्राम बनाएगा। अगर आप रिवर्स किया लगा के पीछे जाओ तो इस रिएक्शन में हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू इसका मोलर मास है 30 ग्राम, यानी इसका 120 ग्राम वाटर के कितने? 6 इंटू 18 ग्राम से कंबाइन होगा। वो कितना बनाएगा? 4 इंटू 17 ग्राम इसका मोलर मास, और प्लस कितना बनाएगा? 5 इंटू 32 ग्राम। ये फिक्स है। आप मोल से मोल रिलेट कर सकते हो और आप मास से मास भी रिलेट कर सकते हो। अभिषेक स्टेट्स अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको यही सिखाया। स्टेट्स अलग है तो आप मोल से मोल रिलेट कर सकते हो, आप वॉल्यूम रिलेट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बता सकते अगर आपने इसका एक वॉल्यूम ले लिया तो ये दोनों कितना कितना बनेंगे। वॉल्यूम से वॉल्यूम हम सिर्फ किस में रिलेट करते हैं? गैसेस के। चलिए अभी ये कवि कह रहा है, ये रिएक्शन कह रही है कि जब भी 100 ग्राम CaCO3 लोगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो बताओ जब मैं 1 ग्राम CaCO3 लूंगा तो कितना CO2 बनेगा? 44/100 ग्राम। सही है। तो जब आप 300 ग्राम CaCO3 लोगे
उससे कितना बनेगा 44/100 इंटू 300 यानी 132 ग्राम CO। तो ये एक और तरीका है जिससे हम स्टोइकियोमेट्री में डील कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप हमेशा मोल्स में डील करो, हम किस में डील कर सकते हैं, मास में भी डील कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है सबको? चलिए तो अगला क्वेश्चन। अरे बाप रे, इतने सारे रिएक्शन में बताता हूं आपको। रिएक्शन होती है KClO3 सॉलिड, हीट करने पर क्या बनाएगा, KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। बाकी अब तुम्हारे हवाले साथियों। ये थर्ड पार्ट छोड़ देना आप लोग, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही करना है बस आपको, दो ही पार्ट। थर्ड पार्ट नहीं करना है। कितना? पहले वाले का 360 ग्राम, दूसरा वाला 245 ग्राम, ज्यादा है बहुत। अच्छा तीसरा भी कर सकते हो आप, कर लो, तीसरा भी कर लेना। मैं दूसरा क्वेश्चन है वो, इसमें तो कर सकते हो तीसरा। 0.64 ग्राम पहला, 6.4 ग्राम, जितने लोग उतने आंसर। 0.64 ग्राम आ रहा है। 96 ग्राम, बहुत तगड़ा वेरिएशन आ रहा है भाई। 2.25 दूसरा। चलो भाई करते हैं डिस्कस, देखते हैं क्या आ रहा है। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो 2 KClO3 2 KCl और 3 O2 इतना आ रहा है ना। अभी ये क्या कह रहा है, आपको 448 ml ऑफ ऑक्सीजन मिली है 1 ATM और 273 केल्विन पर। तो डेटा घुमा, बताओ क्या आप यहां से मोल्स निकाल सकते हो? कैसे? किससे डिवाइड करेंगे? 1 ATM 273 है ना, तो 448 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है, उसे मिलीलीटर में बदलो। तो जीरो से ये एक पॉइंट गया, ये गया 2, आप आ जाएंगे 0.02 मोल। आपको इतनी ऑक्सीजन मिली है, सही है। अगर आपको 0.02 मोल ऑक्सीजन मिली है तो आप उससे इसका मास निकालो। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास। तो ये आंसर आ गया पहला 0.64 ग्राम। ये 6.4 कहां से आ रहा था भाई? चलिए नेक्स्ट इज वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन। अब देखो ये रिएक्शन की शक्ल, 2 मोल KClO3 अगर आप लोगे तो उससे आपको KCl कितना मिलेगा, 2 मोल, और O2 कितना बनेगा, 3 मोल। तो जरूरी नहीं ये दे और ये पूछे, वो कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर हम इस रिएक्शन की शक्ल देखें, मुझे O2 पता है कि मेरे पास O2 के इतने मोल्स हैं, तो यहां देखो 3 मोल O2 बनाने के लिए ये भाई साहब कितने चाहिए, 2 मोल। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, बताओ 1 मोल O2 अगर मैंने बनानी है तो उसके लिए कितना KClO3 चाहिए होगा, 2/3 मोल। जिनको ये चीजें नहीं आती है वो हर बार ऐसा लिखें, धीरे धीरे आप हवा में करने लग जाओगे अपने आप ही। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3। तो आपके पास कितना ऑक्सीजन है, 0.02 मोल। तो बताओ 0.02 मोल के लिए कितना चाहिए होगा,
2/3 इंटू 0.02 मोल। तो ये KClO3 के मोल्स हैं, यहां लिख लेता हूं, मोल्स ऑफ KClO3 कितने आ गए? 0.04/3। बताओ अगर मोल्स से आपको मास निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? इनटू मोलर मास निकालो, कितना आएगा? 122.5। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आता है। कितना आ रहा है? 0.15। कितना हो गया ये? 2 पॉइंट और लग गए, 12.25, 48 और 2 50, 25 चौके 100 होता है ना, 49। तो 12.25, 1 पॉइंट देता हूं इसको, तो 49, 4.9/3। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1.63 ग्राम्स आया था कई लोगों का। 1.63 आया दिव्यांश का, वेरी गुड। अभिषेक का भी आया था 1.63, वेरी गुड, सही है। बोलो समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है? ऑल गुड? हाँ, अब KCl निकालेंगे। अब देखो फिर चलते हैं KCl के पास। तो अगर KCl के पास चले तो देखो 3 मोल के लिए 2 मोल बनेगा, एक के लिए वही 2/3 इंटू ऑक्सीजन कितना है? 0.02। तो सेम मोल 0.04/3 मोल KCl बनेगा। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, अब यहां से भी कर सकते हो। देखो 2 के लिए कितना? 2, 1 के लिए कितना? 1, तो इतने के लिए कितना? इतना ही ये बन जाएगा। इसको इंटू इसका मोलर मास 74.5, तो देखना कितना है? 16 28 29, 296 और 5 20, 298, 0.298/3। हाँ वही 0.29 लिखे ना बनने, नहीं 2.98, सॉरी, ये बनेगा 2.98। तो 2.98 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 0.93 सा 27, 28.99 के आसपास। नहीं आया? क्यों? समझ में आ गया? अब क्या समझ में आया? अब अगले का आंसर आना चाहिए, ठीक है? किसी को डाउट नहीं? तो अगला आंसर सबका आना चाहिए। ये रेसिड्यू क्या है भाई? तो मैं आपको बता दूं रेसिड्यू क्या होता है। देखो रिएक्शन कंप्लीट लिखी हुई है, रिएक्शन को दोबारा लिख लो। Ag2CO3 solid gives 2Ag solid plus CO2 gas plus O2 gas। 3 ही है ना ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस कर लो, यहां हाफ O2 और आएगा, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ठीक है ना? पहली बात तो ये आपकी रिएक्शन है बैलेंस्ड। रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू इज एनी solid left after the reaction. If reaction is carried out, इतना लिख दो, no, ठीक है? तो मेरी बात समझना, आप एक डब्बे में, खुला हुआ डब्बा है, उस डब्बे में Ag2CO3 लेके बैठ जाओ और इस डब्बे में आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, ऐसा।
ठीक है, तो आग लगाने पर Ag2CO3 क्या होगा, टूटेगा। तो जैसे Ag2CO3 टूटेगा, बताओ CO2 क्या है, गैस, O2 क्या है, गैस। तो गैस को उड़ना आता है, तो गैस जो होगी वो तो बाहर निकल जाएगी। सही है। तो देखो ये भाई साहब टूट कर क्या बनाएंगे, Ag2O सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस O2 गैस। तो गैस तो पहुंच जाएगी इधर, उड़ जाएगी। बताओ डब्बे में कौन बचेगा, कौन बचेगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यू। क्या बोलेंगे, तो अब क्वेश्चन क्या बचा कि बताओ भैया इस रिएक्शन में अगर आप इतना Ag2CO3 लो, अरे यार Ag बनेगा, Ag2O नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2Ag। आई एम वेरी वेरी सॉरी, गलती से मिस्टेक। तो बेसिकली क्वेश्चन में कभी ये पूछना चाह रहा है, बताओ कितना सिल्वर फॉर्म होगा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, अब आंसर बताओ। अ, 21.6, कुछ लोग आ रहा है 5.9। 2.16, आई डोंट नो। अंजलि का आ रहा है 5.9। अभिषेक मास मास से आपका गलत आ रहा है, वो सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया आंसर, क्यों नहीं आया, सुबह क्लास में आया करो तब आएंगे आंसर, फिर वही गलती। हम तुमको कुछ बोल नहीं रहे हो तो तुम हमको बहुत लाइट ले रहे हो क्या, नहीं। हाँ बाबू, व्हाट आर यू डूइंग, इसका मोलर मास निकालो कितना आता है देखें तो। मुझे क्या, नोट्स लिखे होंगे ना आपने, दिखाओ, इसमें पहले क्लास के नोट्स में लिखवाया था मैंने। इतने देर से क्यों नहीं ढूंढ रहे हो इस काम को आप। हम्म? लिखो लिखो लिखो, आप तो लिखो हैं। आपको अभी थोड़ा और स्लो पढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए आपके हिसाब से फास्ट है ये। इसका मोलर मास निकालो Ag2CO3 का, कैसे निकालते हैं, पता है कैसे। नोट्स कहाँ है पहली क्लास के, कहाँ है इसमें, मिक्स हो रखा है। इसके लिए वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। देख सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है ना, होता है 108। कितना होता है, तो इनको जोड़ो, कितना सिल्वर है, 2, तो 2 × 108 प्लस कार्बन कितना है, 1 × 12 होता है इसका। ऑक्सीजन कितना है, इंटू 16 हो गया इसका, तो बन गया 216 प्लस 12 प्लस 48, सबको जोड़ोगे 276 ग्राम आएगा। ये इसका मोलर मास है। अभी तो मोलर मास समझो, आगे भी समझना है, बाकी सबके भी निकालो मोलर मास, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। हाँ जी, कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे, यहां पहुंचे हो।
तो ये 0.1 लिख दे तो उसको 2.76 क्यों लिख रहे हो? ये 0.1 क्या है आपको पता है? क्या है? खाली 0.1 है, तो 0.1 तो कुछ भी हो सकता है। ये आपने क्या किया है? क्यों किया? तो वहां लिखो ना फिर 0.1 क्या है। चलिए करें डिस्कस। 21.6 तो देखो आ ही नहीं सकता विश्वराज, क्योंकि शुरुआत ही कितने से की? देखो इसके अलावा कोई और रिएक्टेंट नहीं है। ये लिया है 2.76, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट का मास लिया है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट उतना ही आएगा। तो पहली बात, इन सबका मास भी मिला दूं तो भी 2.76 आएगा। मुझसे तो खाली सिल्वर का पूछा है, तो वो तो 2.76 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जिसका आंसर 21.6 आ रहा है वो गलत है। आओ डिस्कस करते हैं क्या आएगा। तो देखें, इसका आप मोलर मास निकाल लो, 276 ही आएगा। सॉरी, अब 2.76 को 276 से डिवाइड करूं तो मैंने जितनी मैथ्स पढ़ी है वो तो ये बोलती है कि 0.01 मोल बनेगा। कितना बनेगा? वैसे तुम डेंजर मिस्टेक करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। ये कितना हो गया? 0.01 मोल। अब अगर हम इस रिएक्शन की शक्ल देखें, तो ध्यान से देखें इस रिएक्शन की शक्ल को, तो रिएक्शन की शक्ल बोलती है कि जब जब इसका 1 मोल टूटेगा, इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा? 2 मोल। ये कितना बनेगा? 1 मोल। और इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा? आधा मोल। ये हम बिंदास लिख सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर 1 मोल से ये 2 मोल बनेगा, तो बताओ इसके 0.01 मोल से ये कितना बनेगा? तो 2 इंटू 0.01 दैट इज 0.02 मोल। और 0.02 मोल सिल्वर का अगर आपको मास निकालना है तो इंटू उसका मोलर मास। कितना है इसका मोलर मास? 108। करेक्ट आंसर विल बी 2.16 ग्राम। बोलो समझ आता है? अच्छा, सेम क्वेश्चन में मैं अगर आप लोगों से बोलूं, ये लो, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ gases produced at 1 atm and 273 Kelvin। बताओ भाई। चलिए, तो देखें, कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन है। अभी आप देखो उसने क्या बोल दिया, गैसेस। क्या बोला है? तो बताओ यहां पर गैसेस कौन है? तो CO2 भी गैस है और O2 भी गैस है। तो आप समझें, ध्यान से देखना, इसके 0.01 मोल से, मतलब रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं एक बार और, Ag2CO3 सॉलिड, इससे आपको क्या मिलेगा? 2Ag सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो देखो आपके पास इसके 0.01 मोल है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, पॉइंट ये लिख लो, आपकी इच्छा है। तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, वो हमने वहां लिख दिया था। तो अगर 1 से 1 बनेगा तो 0.01 से कितना बनेगा? 0.01। ये तो बनेगी CO2 गैस, ये तो सॉलिड है, इसको बाहर में जाने दो। और इसके 0.01 से ये कितना बनेगा? हाफ इंटू 0.01। अभी देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, दोनों को जोड़ दो, आपको गैसेस के टोटल मोल्स मिल जाएंगे। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हो गए? 0.01। देखो 0.01 को कॉमन कर लो तो 1 + 1/2 इज 3/2।
तो 0.01 इंटू 3/2 मोल्स। अब ये तो गैसेस के मोल्स आए हैं, बताओ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? इसीलिए कहता हूं पढ़ लो। तो मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? आ रहा हूं बैठा, इनटू क्या करेंगे 22.4 लीटर्स। फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे ना, कैसे काम चलेगा बिना फॉर्मूले? तो देखो ये गया 11.2 टाइम्स 11.2 इंटू 3 होता है 33.6 लीटर, और ये 2 पॉइंट और लगा दो तो आंसर आ गया 0.336 लीटर। सही। तो यह है मोल्स से मोल्स को रिलेट करना। एक बार आपको मोल्स मिल गए तो आप मोल्स से मास निकाल सकते हो इनटू मोलर मास करके, आप मोल्स से वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हो इनटू 22.4 करके, आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कुछ भी पूछ सकता है। दिव्यांश 22.7 नहीं करेंगे, 22.4 करेंगे, ठीक है। 22.7 तो हम एसटीपी पर करते हैं, अभी एसटीपी नहीं बोला मैंने आपसे, 1 ATM 273 बोला। चलिए इस पे लगाओ दिमाग, डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन थोड़ा, देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। सबसे तो आप इसकी रिएक्शन लिखो, सॉल्व तो बाद में करोगे। ट्राई करो आप लोग, मैं आ रहा हूं एक बार 5 मिनट में। आपके कोई आंसर? 40। चलिए भाई देखते हैं, ये आपसे कह रहा है पास 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है ये? एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप बोले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सही है। इनके बारे में खास बात क्या है कि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, यानी जो चार्ज कैरी करते हैं वो हमेशा कितना होता है? +2। ये समझ में आता है? ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी मेटल है, तो मेटल को मान लेता हूं M, और उस पर चार्ज +2 है, ये फिक्स है। दूसरी चीज क्या है? उसने लिखा है नाइट्राइड। ये नाइट्राइड क्या होता है? तो नाइट्राइड ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, और आगे पढ़ेंगे अपन। आईडीई प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं मोनो एटॉमिक एनायन के लिए। किसके लिए? अब ये मोनो एटॉमिक एनायन क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि जब सिंगल एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो एक सिंगल एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम, उसके लिए हम आइड सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइड। जैसे मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके बारे में और बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, हम बॉन्डिंग में भी सीखेंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर ही आपने सीख रखा है बचपन में, बताओ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोरोन के ना वो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बचपन वाला, तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, और फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। नाइट्रोजन को कितने चाहिए? तो N3 माइनस। ये एक मोनो एटॉमिक एनायन है। क्या है? तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? आइड। क्या यूज करेंगे? बताओ इसका नाम क्या बन गया? नाइट्राइड। बताओ ऑक्सीजन कितने लेगा? 2 माइनस, इसका नाम क्या बनेगा? ऑक्साइड। ये 1 लेगा, माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। बोलो ये चीज समझ में आती है? अब हमें ये समझ में आ गया है कि नाइट्राइड का मतलब क्या होगा? मेरे पास N3 माइनस,
क्या है? बचपन में सीखा है क्रिस क्रॉस रूल। बताओ इस नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? M3N2। ठीक है, तो ये आपका मेटल नाइट्राइड है, पहली बात। ठीक है, तो इसको बनाने की रिएक्शन क्या होगी? अगर मुझे M3N2 बनाना है तो मुझे मेटल के 3 एटम्स लेकर उसकी रिएक्शन नाइट्रोजन से करवानी होगी। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? यहां समझ में आता है? किसी को कोई डाउट? तुम चलते हो? ठीक है, अब कह रहा है कि उसने मेटल का भैया 12 ग्राम लिया है, तो बताओ इसके 12 ग्राम से इसको कितना बनाया है उसने? 14.8 ग्राम। कितना बनाया है? तो आपको मेटल को पहचानना है, मतलब उसका एटॉमिक मास निकालना है ना? तो मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? या तो मैं मोल से मोल रिलेट कर लूं, या फिर मैं मास से मास रिलेट कर लूं। क्या कर लूं? तो यहां देखो ना, फोकस, बोगस नहीं, फोकस। हाँ, बोगस फोकस से काम नहीं चलेगा, इधर नजरें घुमाने से। बताओ इस रिएक्शन के हिसाब से कितने मोल्स हैं? 3 मोल। बताओ इसकी 3 मोल से ये कितना बनेगा? अब इसके 3 मोल से ये कितना बनेगा ये बताओ। 3 मोल बन जाएगा। 6, 9, 12। 9 होगा। 9 क्यों होगा? अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ चुका हूं, बेताल बन चुका हूं। तुम विक्रम और मैं, जानते हो विक्रम बेताल को? कौन था? राजा था। कौन? बेताल? विक्रम। क्यों बैठता था? हाँ, तो मैं पूछता हूं तुमसे, तुम विक्रम और मैं बेताल। जब तक तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दोगे तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, और जाने भी नहीं दूंगा। बताओ 3 मोल से कितना बनेगा? 14.8 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई? ये रिएक्शन की शक्ल देखो, क्या देखो, ये 3 है ना, यहाँ कितना लिखा हुआ है कोफिशिएंट? तो कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होगा ना। तो 3 मोल से कितना बनेगा इसका? बनेगा? बताओ 1 से कितना बनेगा? बताओ कितना बनेगा? एक ही बन जाएगा। हाँ तो करो ना, 1/3 मोल। सही है भाई। अब मेरे पास ये कितना मोल है, तो देखो इसका मास कितना है? 12 ग्राम। मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय मोलर मास। तो मान लो इसका मोलर मास है m, तो अगर इसके 1 मोल से ये इतना बन रहा है, बताओ इसके 12/m मोल से ये कितना बनेगा? तो 1/3 इंटू 12/m मोल्स। सही है। आपके हिसाब से इस कंपाउंड के इतने मोल्स बनने चाहिए, और कवि ने कितना बनाया इसका? 14.8 ग्राम। तो कवि के हिसाब से इसके मोल्स कितने होंगे? 14.8 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो गया? 3m प्लस 2 इंटू 14 इज 28। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो देखो 3 4 जा कितना हो गया? 12। तो 4/m की वैल्यू 14.8 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 28 आनी चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर। तो 12m प्लस 4 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 14.8m। इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो देखो 4 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 2.8। m की वैल्यू कितनी आ गई? 40। समझ में आ रहा है? एक तरीका तो है ये। ये कहां पहुंच गए भाई?
अच्छा यहां पर है, देखो सेम क्वेश्चन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मास से। तब सिखा तो मैंने आपको दिया ही, टाइम लग गया मेरे को, बट स्टिल जरूरी लगना चीजों को सीखने के लिए। अब मैं आपसे कहूंगा मेरी रिएक्शन क्या है, 3m प्लस N2 गिव्स M3N2। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था मोल से, अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे मास मास रिलेशन से। ठीक है, मास मास से कैसे करेंगे, मान लो इसका एटॉमिक मास है m, तो इसका कितना बन गया यहां पर 3m ग्राम। कितना बन गया 3m ग्राम। अब इसके 3m ग्राम से बताओ ये कितना बनेगा, 3m प्लस 2 इंटू 14 28 ग्राम। इतना मैं किसी की भी मदद के बिना लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, सही है ना। तो अगर इसके 3m ग्राम से ये इतना बन रहा है, तो बताओ इसके 1 ग्राम से ये कितना बनेगा, बोलो, गलत बोलोगे इससे ज्यादा क्या होगा, कितना 3m प्लस 28/3, सही है। अब आपके पास कितना ग्राम है इस मेटल का, 12 ग्राम, 3m सॉरी। तो बताओ इसके 12 ग्राम से ये कितना बनेगा, इस वैल्यू को इंटू 12 कर दो, तो 3m प्लस 28/3m इंटू 12 ग्राम। हमारे हिसाब से ये इतना बनना चाहिए, बोलो समझ में आता है। क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी दी गई है 14.8। फिर से सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, सही है। आप चाहो तो मोल से मोल रिलेट कर सकते हो, आप चाहो तो मास से मास रिलेट कर सकते हो, जब जिसकी जरूरत पड़े वो मेथड हम यूज कर सकते हैं, आपको दोनों को ही यूज करना आना चाहिए। कोई डाउट, सब लोगों को क्लियर है। चलिए आज की सभा का आखिरी प्रश्न, डी आएगा 400 ग्राम। चलिए तो देखें, ऐसा आपके साथ एग्जाम में जरूर होगा, आपके सामने रिएक्शन लिखी होगी, आप जल्दबाजी में होकर आंसर देकर आ जाएंगे। ये रिएक्शन पहली बात तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। द रिएक्शन वुड बी 2NaOH प्लस Cl2 गिव्स NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। बैलेंस्ड है। अब कह रहा है हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 372.5 ग्राम ऑफ NaOCl। ये बनाना है आपको, इसका मोलर मास निकालो। देखो सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16 प्लस क्लोरीन हो गया 35.5, 23 और 16 कितना हो गया 49, 39 है ना। तो इसको मिला लो, ये बन जाएगा 74.5 और 5 7 35, ये मुझे 5 टाइम्स दिख रहा है ना। तो 372.5 डिवाइडेड बाय 74.5, तो आपको 5 मोल NaOCl मिल गया। क्या मिल गया है 5 मोल NaOCl। बोलो इतना समझ में आता है। अब बस हो गया क्वेश्चन। इस रिएक्शन की शक्ल देखो, बताओ इस रिएक्शन की शक्ल के हिसाब से इसका 1 मोल बनाने के लिए ये कितना काम में आना चाहिए, 2 मोल। 1 मोल बनाने के लिए कितना काम में आना चाहिए, 2 मोल। आपके पास कितना है इसका 5 मोल। बताओ इसके 5 मोल के लिए ये कितना चाहिए होगा, 2 इंटू 5 यानी 10। तो आपको 10 मोल NaOH चाहिए, तो 10 इंटू इसका मोलर मास 40, आंसर कितना आएगा 400 ग्राम। बोला आएगा नहीं, यस सर, किया तो है ही नहीं आपने। सीखने की इच्छा रहोगे तो ही सीख पाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी वो नहीं है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बदलो, स्वभाव बदलो, तभी सीखोगे। जब मैं सिखा रहा हूं तो आप कहीं और कुछ खोए हुए हो। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, यहाँ विक्रम 2 है, बेताल 1 है, आधा आधा बांटना पड़ेगा, 1 मोल से 2 मोल।
ठीक है, तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास हम यहां से बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप ट्राई करके आ सकते हो। छोड़ो, अभी तो नेक्स्ट करेंगे, अभी डिफिकल्ट है ये। क्या कहां से लाए हैं? बना के लाए हैं? जेई मेंस का नहीं है, अपना खुद का है, होम प्रोडक्शन, हैंडमेड। होममेड नहीं, हैंडमेड। वैल्यू हैंडमेड चीजों की ज्यादा होती है। ये मेरे क्लास लिस्टेशंस हैं। डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको, मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे सब आसान लगने लगता है, पहले पहले सब डिफिकल्ट ही लगता है। क्या अभी नीट के कराऊंगा, जब पता लग जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आता है? मैं आपको नीट का ही पीवाई क्यों कराऊंगा, आप में से कई लोग आंसर गलत करोगे। हलवा खाने थोड़ी बैठे हो। हाँ, ये एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है कहीं कहीं। इसमें टफ है ही क्या? ये रिएक्शन दी है, इसका मास दिया और इसके मोल्स निकालने, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्या? उसकी इच्छा, कवि की इच्छा, दे ना दे। अभिषेक पीएसएस 2 में डिस्कस करवा दूंगा कल वाले सेशन में, याद दिला देना मेरे को, मैं तो मैं करवा दूंगा उसको भी। ठीक है, अच्छा आसान क्वेश्चन कौन सा लगेगा आप जो बोलो वो क्वेश्चन आसान। देखो जैसे रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, आप इसको आसान बोलते हो? हाँ या ना? है? अच्छा बताओ, 90 ग्राम पानी बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? बताओ। ये मैं सोच रहा हूं, मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, है ना? पर आप बोलो ना से कहां से ढूंढ के लाए हो, जेई मेन के क्वेश्चन है, ये लो इसका आंसर दे दो। डिफिकल्ट आसान कुछ नहीं है, कंसेप्ट एक ही है, रिएक्शन बदलती रहेंगी और कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए उसमें 2 डेटा और ऐड करना होता है। ठीक है भाई, 80 ग्राम इसका आंसर आएगा, 2.5 मोल O2। वो तो मैं खैर इनसे कर रहा हूं इसलिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कल आपको पीएसएस मिलेगी जिसमें स्टोइकोमेट्री के भी क्वेश्चंस होंगे, कंसिडरेशन टर्म्स के भी होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग मेंटरशिप सेशन में जरूर आए। ऑनलाइन वालों को पीएसएस में ग्रुप पे डाल दूंगा, कल मॉर्निंग 11 बजे अपना सेशन होगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बाकी सारी डिटेल्स। ठीक है, जब ये आपको आ जाएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेंगे। भाई आप सभी लोग तो नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आसान नहीं होता। एक बार आप वो कंसेप्ट आ गया तो आप दुनिया का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो और आसान से आसान भी कर सकते हो। आपकी दिक्कत क्या, पूछते नहीं हो, ये आपकी प्रॉब्लम है सबकी। मैं ढूंढ ढूंढ के बताता हूं। आपने मुझसे आज तक क्या ही पूछा बताओ? नहीं पूछा ना, मैं खुद ही पूछ लेता हूं आपसे। तो आपको लूप में आना पड़ेगा, बैठ के ऐसे बॉडी लैंग्वेज देखो क्या होता है इंसान। आपको लगेगा मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ दिखता है। जब मैं किसी क्लास में बैठा हूं, ठीक है, तो दिखता है कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है क्लास में, उससे आप सीख नहीं पाओगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, है ना? क्लास नहीं आओगे तो अपना नुकसान है। इसलिए मैं तो आपको सिखाना चाहता हूं, मेरा और कोई पर्पज नहीं है। मेरे को क्या ही दे जाओगे, कल को आप डॉक्टर